हेलो एवरीवन। रिसेंटली जो है पीआईबी में एक आर्टिकल दिया गया था जिसमें बात की गई थी कि जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है इट कंप्लीट्स जो है 10 ईयर्स। ठीक है, 2016 में ये लाया गया था एंड 2026 में जो है इसने 10 ईयर्स कंप्लीट किए एंड दैट मीन्स 2026 मेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी जो है आईबीसी पे क्वेश्चन आया हुआ है एंड देयर आर चांसेस कि इस बार भी जो है वो इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस करेंगे कि ये कोड है क्या, देन उसके बाद जो है कितनी बार जो है वो इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई उनको डिस्कस करेंगे। देन व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस कोड, अलॉन्ग विद दैट कि इसका सक्सेस मैट्रिक क्या है, देन की चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द वे फॉरवर्ड एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस विच यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। ठीक है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर एक एस्पेक्ट जो है इसमें कवर करेंगे सो दैट कि क्वेश्चन अगर कैसा भी आ जाए तो यू शुड हैव द मटेरियल टू राइट द आंसर। ठीक है, सबसे पहले जो है देखो पहले क्या हुआ करता था, अगर बिजनेस जो है उसको किसी के पैसे देने होते थे, मतलब अपने क्रेडिटर्स को, क्योंकि बिजनेस तो लोन पे चलता है ना, तो अगर वो बिजनेस डूब जाता था, ठीक है, तो उसको कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा जो है डिलेज होते थे। सिंपल यहाँ पे रीज़न क्या था इसको लाने का, डिलेज। ठीक है, जिसकी वजह से कोई अच्छा आउटकम नहीं आता था और बैंक की जो एनपीएस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे थे एंड इंस्टेड ऑफ दैट हमने एक सिंगल स्ट्रिक्ट एंड फास्ट प्रोसेस को लाया जिसको हमने नाम दिया, मतलब गवर्नमेंट ने नाम दिया इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले डिलेज हुआ करते थे ये डीलिंग्स करने में, क्योंकि सपोज किसी का बिजनेस डूब गया, अब क्रेडिटर्स ने तो उनको तो अपना पैसा चाहिए ना, और ये तो है नहीं कि सिर्फ लैक्स में लोन्स देंगे, करोड़ों में लोन्स होते थे और बैंक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, प्लस जो बिजनेस है वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले फेस कर रहे थे। क्योंकि प्रोसीडिंग्स में 10 साल 20 साल लग जाते थे, जिसकी वजह से वो और कोई जो है इसमें सोल्यूशन नहीं निकाल पाते थे, तो गवर्नमेंट ने जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो सिंपली इट इज अ सिंगल कंसोलिडेटेड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इनैक्टेड इन 2016 टू रिप्लेस द इंडियाज ओल्डर फ्रेगमेंटेड एंड द स्लो इंसॉल्वेंसी लॉ। या आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि ये एक लीगली बाइंडिंग क्रेडिटर ड्रिवन एंड द टाइम बाउंड मैकेनिज्म होगा जो रिजॉल्व करेगा इंसॉल्वेंसी को और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फॉर द कॉर्पोरेट एंटिटीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, देन उसके बाद अब इसकी 10 साल की जर्नी को कवर करेंगे कि सबसे पहले इसमें जो अमेंडमेंट्स आई ये आई थी 2018 में। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई थी कि यहाँ पे 4 मेजर चेंजेस जो है वो लाए गए थे कि यहाँ पे जो कोई भी डिफॉल्टर था उसको अलाउ नहीं करेंगे बिड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी का पैसा देना है, ठीक है, आपने किसी का पैसा देना है और आपने अभी तक वो नहीं दिया, तो अब जो है आप दूसरी कंपनी जो है वो नहीं खरीद सकते। ठीक है, सपोज आप क्या करने जा रहे हो, एक सिख कंपनी है उसको खरीदने जा रहे हो, बैंक्रप्सी मतलब वो भी बैंक्रप्ट हो गया, आप उसको खरीदने जा रहे हो, बट आपने पहले वाले के तो पैसे दिए ही नहीं, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि जो डिफॉल्टर ऑलरेडी डिफॉल्टर है वो अलाउ नहीं करेगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा बिड के लिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है एमएसएमई ओनर्स कैन बिड फॉर देयर ओन कंपनी। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई छोटी सी कंपनी जैसे कि एमएसएमई और उसका बिजनेस जो है वो फेल हो गया, बट यू आर नॉट परमानेंटली बैंड ना, आप अपनी कंपनी जो है वो दोबारा से खरीद सकते हो बट अंडर सर्टन कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमएसएमईज की बात की गई है। फिर उसके बाद है ईजियर कंसेंसस। अर्लियर क्या होता था कि 75%, सपोज अगर एक जो है कमेटी में 100 लोग हैं, हमें 75% लोगों का वोट चाहिए कि उस जो हमने भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब सपोज एक डिसीजन लिया गया कि कंपनी को बेचना है, ठीक है, लेकिन 100 में से 75 लोग जो हैं उनका येस होना चाहिए। इस चीज़ को कम किया गया, इस चीज़ को जो है वो 66% तक कम कर दिया गया सो दैट कि डिसीजंस जो हैं वो जल्दी लिए जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद जो होम बायर्स हैं दे आर नाउ क्रेडिटर। देखो यहाँ पे क्या है कि आपने जो है मतलब आप एक होम बायर हो, आपने एक बिल्डर को पैसा दिया एक फ्लैट बनाने के लिए, लेकिन वो फ्लैट बन ही नहीं पाया क्योंकि वो बिल्डर जो था उसका पैसा डूब गया, बट अब आप जो हो आपको भी एज ए क्रेडिटर जो है माना जाएगा, मतलब एज ए लेंडर जो है वो आपको माना जाएगा और आपके पास भी पूरे लीगल राइट्स होंगे उन पूरी मीटिंग्स में बैठने के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया ना कि एक मीटिंग अगर होगी तो उसमें 100 लोग होंगे तो उसमें से आप भी वहाँ बैठोगे क्योंकि आपका पैसा भी जो है वो वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो 2018 में ये अमेंडमेंट्स लाई गई। देन उसके बाद 2020 में जो है कोविड जब आ गया था तो उस टाइम पे जो है उन्होंने क्या किया, एक कोविड के टाइम पे पॉज रखा।
दैट मीन्स कि जब पैंडमिक था तो कंपनीज को आप मतलब आईबीसी में नहीं ला सकते, मतलब कोर्ट में नहीं घसीट सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो डिफॉल्ट कर रही थी। दैट्स वाई कोविड के टाइम पे थोड़ा सा पॉज रखा गया ना। उसके बाद एक और चीज़ लाई थी कि न्यू ओनर इम्यूनिटी। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी की कंपनी डूब गई थी, आपने वो खरीद ली, अब आप उसकी टेक केयर करोगे, उसको आगे चलाने की कोशिश करोगे, लेकिन जो उसने पिछले पाप किए होंगे, मतलब उसने पिछला अगर कुछ भी गलत किया होगा, उसकी सज़ा आप नहीं भुगतोगे, कि मतलब जो नया ओनर होगा उसको इम्यूनिटी मिलेगी जो पिछले ओनर ने गलत एक्ट्स किए होंगे, ठीक है। एंड अगेन द होम बायर राइट्स, कि अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा होगा और बिल्डर ने अगेन डिफॉल्ट कर दिया तो आप भी उसमें लेंडर बनोगे, क्रेडिटर बनोगे। देन 2021 में आया कि प्री पैक सोल्यूशन फॉर द स्मॉल बिजनेसेस की बात की गई, ठीक है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, उन्होंने एक अग्री कर दिया कि लोन रिपेमेंट प्लान बिफोर गोइंग टू द कोर्ट। फॉर एग्जांपल देखो डिफ़ॉल्ट हो गया, कंपनी ने क्या किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब पैसा नहीं दे पाई, तो कोर्ट में घसीटने से अच्छे से, मतलब कोर्ट में घसीटने से पहले वो क्या करेंगे, एक खुद का जो है प्री पैक सोल्यूशन बनाएंगे। बट ये किसके लिए था, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, मतलब ये खुद ही नेगोशिएट करेंगे अपने लेंडर्स के साथ, ताकि जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके विदाउट गोइंग थ्रू दैट लॉन्ग मैसी प्रोसेस, ठीक है। तो 2021 में ये अमेंडमेंट लाई गई। देन उसके बाद 2025-2026 में जो है ये बहुत मतलब एक बिग क्लीन अप हम जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया था कि नो मोर स्टॉल टैक्टिक्स, मतलब कि अर्लियर कंपनीज क्या करती थी, लीगल एक्सक्यूजेस फाइल करती थी, ठीक है, ताकि जो है वो ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मतलब ये जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स है इसको डिले कर सके। बट अगर आपने किसी का पैसा देना है, ठीक है, और आप नहीं दे पाए, तो कोर्ट ने बोल दिया है कि आप उसी टाइम केस रजिस्टर करोगे, आप कोई एक्सक्यूज जो है वो उसके नहीं सुनोगे कि ये हो गया वो हो गया, नो। अगर आपने पैसा देना है, आप डिफॉल्ट कर गए, प्रोसीडिंग्स शुरू करो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। देन बैंक्स गेट पेड फर्स्ट, कि देखो देयर वाज अ कन्फ्यूजन था कि किसको पैसा दिया जाए, गवर्नमेंट को दिया जाए, ठीक है, वेदर टैक्सेस या बैंक लोन शुड बी पेड फर्स्ट। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो बैंक्स और लेंडर्स होंगे उनको पहले पैसा दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है बायर्स गेट अ क्लीन स्लेट। अगेन यही कि जो नया बायर होगा उसको जो है पूरी फ्रेश कंपनी मिलेगी, जो पास्ट डीड्स होंगी उसके प्रीवियस ओनर की, उसका इम्पैक्ट न्यू वाले पे नहीं होगा। इससे क्या होगा कि वो कंपनी खरीदने से डरेगा नहीं कि पिछले ने तो इतना गलत काम किया हुआ है तो उसका सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी, तो वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। देन उसके बाद न्यू फास्ट ट्रैक जो है CIIRP, अब ये क्या है कि एक क्विकर लेन बनाई जाएगी, मतलब आप पहले से ही डिस्कस कर लोगे, 150 डेज दिए जाएंगे आपको, ठीक है, कि जो क्रेडिटर्स जो हैं वो नेगोशिएट करेंगे आपस में कोर्ट जाने से पहले, लाइक अ स्पीडी सेटलमेंट ऑप्शन, मतलब जैसे स्मॉल MSMEs के लिए था, वैसे ही यहाँ पे बड़ी कंपनीज के लिए होगा कि 150 डेज मिलेंगे, आप डिसाइड कर सकते हो प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले, ठीक है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स में बहुत टाइम लगता है, फिर कैसा सोल्यूशन आए, तो बेटर है कि आप खुद से ही डिसाइड कर लो। सो ये जो जितनी भी जर्नी है ये IBC की ओवर द 10 ईयर्स, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ब्रीफली आप एक एक पॉइंट अगर आप दे दोगे कि हाँ 2 पॉइंट्स यहाँ से लिख दोगे, 2 पॉइंट्स यहाँ से लिख दोगे, 2 यहाँ से लिख दोगे, तो इनफ फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसमें है वो है इंटीग्रेटेड लीगल कंसोलिडेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको देखो बिफोर द IBC, जब IBC आने से पहले ना देयर वर 4 to 5 डिफरेंट ओल्ड लॉज थे, मल्टीपल कोर्ट्स थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, मतलब देयर वाज नो वन सिंगल लॉ फॉर दैट, ठीक है। सपोज कि जो है बैंक ने जो है कोर्ट में जो है वो फाइल करना पड़ता था लोन रिकवरी के लिए, दूसरे कोर्ट में फाइल करना पड़ता था उस कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, तीसरे कोर्ट में जाना पड़ता था पर्सनल गारंटी के लिए, तो अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग प्रोसीडिंग्स चलती थी। बट अब एक इंटीग्रेटेड लीगल कंसोलिडेशन लाई है, ठीक है, कि एक ही जगह पे है जो सारे पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो चलेगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे टाइम बाउंड रेजोल्यूशन विंडो है कि जो एंटायर प्रोसेस है इट मस्ट बी फिनिश विद इन 330 डेज इंक्लूडिंग द लीगल डिलेज, ठीक है। कोई एंडलेस फाइटिंग नहीं होगी, अगर कोई सोल्यूशन टाइम पे नहीं आएगा तो कंपनी को जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल, इसमें क्या है कि अगर एज सून एज, ठीक है, अगर कंपनी ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो जो हमारा ओनर होगा ना वो उसका जो कंट्रोल होगा उस कंपनी पे वो छूट जाएगा, मतलब जो हमारा ओनर होगा उसको साइड पे बिठा दिया जाएगा। मतलब जैसे सपोज एक कार है, ओनर उसको ड्राइव कर रहा है, अगर उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आ जाओ आप साइड पे बैठ जाओ, अब कोई और दूसरा जो है उस गाड़ी को पकड़ेगा, मतलब कोई और स्टीयरिंग पकड़ेगा, कोई और जो है उस कंपनी को हेड करेगा, ठीक है।
तो फिर क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ जो है क्रेडिटर्स जो है वो एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो हर चीज़ डिसाइड करेगा कि कंपनी कौन चलाएगा, कौन इसको बेचेगा, शट डाउन कब करेंगे। तो एवरीथिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू दिस क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल, की कंट्रोल किसके पास चला गया, क्रेडिटर्स के पास। ठीक है, देन उसके बाद है टू टायर्ड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जो NCTL है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनीज और पार्टनरशिप्स की जो है मतलब अपील्स सुनी जाएंगी, और जो ये जो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT, यहाँ पे इंडिविजुअल्स और छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब NCTL में बड़ी कंपनीज और DRT में छोटी छोटी कंपनीज। ठीक है, देन उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इकोसिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी होगी वो होगी IBBI, मतलब जो रूल्स बनाएगी, लाइसेंस प्रोफेशनल्स को हायर करेगी। ठीक है, एंड देन जो होगा ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट होगा जो उस डिस्ट्रेस्ड एसेट को क्या करेगा, रन करेगा, मतलब एज अ ओनर बन के जो है उसको आगे चलाने की कोशिश करेगा। देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होगी जो वेरीफाइड फाइनेंशियल डेटा है उसको स्टोर करके रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक वाटरफॉल मैकेनिज्म है, मतलब कि क्लियर प्रायोरिटी ऑफ पे आउट्स की किसको पहले मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा डिसाइड किया जाएगा कि जो ट्रांसपेरेंट लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन लेडर होगा, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन हैं, दे विल गेट प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो दीज आर द फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ये सारे आपको पता होने चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, देन उसके बाद है सक्सेस रेट क्या है इसका। ठीक है, देन सब्सटेंशियल जो है रियलाइजेशन हुआ है लॉक्ड कैपिटल का, मतलब कहा जाता है कि जितना भी कैपिटल फंस गया था इन कोर्ट केसेस की वजह से उसको हमने अनलॉक किया है। ठीक है, अगर मार्च 2026 की बात करें तो 1416 केसेस थे, यील्डेड द रेजोल्यूशन प्लान्स ऑफ 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो है वो मिला है। ठीक है, देन सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है बैंकिंग के जो NPAs हैं, बैंक की NPAs जो है वो कम की गई हैं। ठीक है, देन डेटा यू कैन मेंशन। देन पावरफुल प्री एडमिशन सेटलमेंट डिटरेंट, कि पहले ही लोग डिसाइड कर देते हैं कोर्ट में जाने से पहले। ठीक है, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, अब उसको डर है कि उसकी जो है कंपनी जो है, जो भी उसका बिजनेस है वो डूब ना जाए या कोई और क्रेडिटर जो है वो उस पर हक ना जमा ले, तो ये पहले ही क्या करते हैं, एक सेटलमेंट डिसाइड करते हैं कि हम आपको इतने टाइम में इतना पैसा दे देंगे, बट यू जस्ट वेट। ठीक है, देन उसके बाद पोस्ट रेजोल्यूशन कॉर्पोरेट रिवाइवल एंड द वैल्यू क्रिएशन की जो जब कंपनीज को रीस्ट्रक्चर किया जाता है तो उनमें क्या दिखा गया है कि सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल टर्न अराउंड अंडर द न्यू मैनेजमेंट, जब कंपनी जो है जब उसको कोई और जो है टेक ओवर कर लेता है तो उसमें इंप्रूवमेंट दिखी गई है। ठीक है, ऑपरेशनल टर्न अराउंड की बात की गई है। तो दिस डेटा यू कैन मेंशन इन द एग्जाम। नाउ व्हाट आर द की चैलेंजेस जो है ये इस टाइम पे जो है वो फेस कर रहा है। देखो इसमें सबसे पहले जो है वो है परसिस्टेंट डिलेज एंड द ब्लॉक्ड टाइमलाइंस। ठीक है, देखो IBC को बनाया गया था कि काम जल्दी करने के लिए, ठीक है ना, बट इतनी सारी सिक कंपनीज हैं वो यहाँ पे क्या कर गई हैं, पहुँच गई हैं, जिसकी वजह से केसेस यहाँ पे भी क्या हो गए, पेंडेंसी शुरू हो गई, केसेस स्ट्रक होना शुरू हो गए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि बिफोर IBC जो है 8 साल लगते थे इस चीज़ को रेजोल्यूट होने में, इस पूरी प्रॉब्लम को डील होने में, बट अभी भी जो है वो 2 साल तक जो है वो इस चीज़ को लग रहे हैं। इट स्टिल टेक्स अराउंड 2 years ऑन एन एवरेज, बट स्टिल अभी भी जो है वो फार बेटर है 8 years के कंपेरिजन में। ठीक है, देन उसके बाद इरोजन ऑफ वैल्यू इन द फोर्स्ड लिक्विडेशन की जो जबरदस्ती लिक्विडेशन करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी कांट बी सेव्ड एंड हैज टू बी शट डाउन, तो जो भी उसकी एसेट्स है ना, दे लूज वैल्यू वाइल वेटिंग। ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू है पूरी जो है वो डाउन हो जाती है। एक फैक्ट्री मशीन जो है वो रस्ट कर जाएगी और पुराना स्टॉक जो है वो एक्सपायर कर जाएगा, तो जब तक वो बिकेगी तो उसकी जो वैल्यू होगी, जो उसकी वर्थ होगी, वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो इरोजन हो जाती है किसकी, वैल्यू की, इन द फोर्स्ड लिक्विडेशंस में, क्योंकि जो भी सामान पड़ा होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो जाएगा या फिर उसकी वैल्यू जो है वो इरोड कर जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद वेरिंग रिकवरी आउटकम्स अक्रॉस इंडस्ट्री सेगमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि पेपर पे रिकवरी रेट लुक डिसेंट, कि मतलब ऑन एन एवरेज 30% ऑन एन एवरेज, बट दैट हाइड्स द बिग डिफरेंसेस की सम बैंक्स जो हैं दे गेट बैक मच लेस दैन द अदर्स, की रिकवरी रेट जो है 30% तक हो जाता है। अगर सपोज 100 रुपीज़ था तो 30% यू हैव रिकवर्ड, बट जो और भी मतलब यहाँ पे कहते हैं कि डेटा जो है वो प्रॉपर नहीं है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको इतना भी जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए रिकवरी रेट है 36.6%, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, जो पहले की केसेस में अचीव किया गया है, इससे ज़्यादा भी जो है वो अचीव किया गया है। देन ओवर रिलायंस ऑन द फॉर्मल सिस्टम फॉर द डिफंक्ट एंटिटीज़, कि जो कोर्ट्स हैं दे आर स्पेंडिंग वैल्यूएबल टाइम ऑन कंपनीज दैट वर ऑलरेडी डेड फॉर ईयर्स, मतलब जो कंपनीज जो पहले से ही डेड है उन पे ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से केसेस जो है वो सिस्टम क्लॉग हो रहा है और जो केसेस जो हैं उनका धीरे धीरे जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अबाउट जो 42% ऑफ द केसेस है ना, दे रीच द रेजोल्यूशन प्लान्स वर आइदर स्ट्रक इन द ओल्ड BIFR सिस्टम, या वो ऑलरेडी क्या थे, डिफंक्ट थे। तो
कोर्ट जो है अब यहाँ पे एक्टिंग लाइक अ ग्रेवयार्ड इंस्टेड ऑफ अ हॉस्पिटल। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं कि डिलेज देखने को मिले हैं। अगर वहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी हैं, मतलब अगर सामान पड़ा तो उसकी इरोड हो रही है वैल्यूज़ को, मतलब डेप्रिशिएशन भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। देन वेरिंग रिकवरी आउटकम्स है, कईयों को ज़्यादा कईयों को कम, और ओवर रिलायंस ऑन द फॉर्मल सिस्टम फॉर द डिफंक्ट एंटिटीज। जो ऑलरेडी डिफंक्ट है उन पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग जो है ये वे फॉरवर्ड जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप सपोज करो यहाँ पे एक्सपैंड कर दो NCLT के बेंच इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। नंबर ऑफ जो स्पेशलाइज्ड बेंचेस हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जाए। देन प्रॉम्प्टिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क की जो इंसॉल्वेंसी से पहले ही, मतलब यू कैन डिसाइड इट पहले, ठीक है उसको, जिससे क्या होगा कि फास्टर और कंसेंशुअल सेटलमेंट्स हो जाएगी और बर्डन भी ट्राइब्यूनल्स पे कम हो जाएगा। देन यू कैन अपग्रेड द डिजिटल ट्रैकिंग बाय द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ की। अगर आपने किसी को लोन दिया तो हम चेक करते हैं ना कि इसने पहले कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है, तो वो हम किसके थ्रू चेक कर सकते हैं, थ्रू दीज इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। देन समटाइम्स क्या होता है कि जो मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है ना, वो फाइट ओवर करती हैं ओवर द सेम कंपनी की एसेट्स पे, लाइक IBBI, RBI एंड अदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स। तो बेटर है कि एक ही प्रोसेस होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज इंटर रेगुलेटरी मीडिएशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए। देन स्पेशलाइजिंग ट्रेनिंग फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, उनके लिए जो है स्पेशलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए सो दैट कि वो बेटरली जो है वो प्रिजर्व कर सके ऑफ द कम्प्लेक्स एंटरप्राइज वैल्यू ड्यूरिंग द रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। दिस इज द वे फॉरवर्ड। देन यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन यू कैन मेंशन, फिर मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एनालाइज करो, देन सजेस्ट द फ्यूचर रिफॉर्म्स एंड देन कंक्लूजन। देखो अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या इसमें चेंजेस लाई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे की फीचर्स में हमने लाया क्यों किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड लॉस थे, तो एक लॉ बनाने के लिए और जल्दी हो सके, ठीक है, और उसके बाद ओनर क्रेडिटर को बनाया जाएंगे और 2 स्ट्रक्चर में होगा ये। फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इकोसिस्टम मिलेगा और पैसा किसको पहले मिलेगा, मतलब 1 by 1 यू कैन रिमेंबर दीज, ठीक है। फिर उसके बाद सक्सेस मैट्रिक्स हो गए। फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं कि यहाँ पे भी जो है डिलेज देखने को मिले गए हैं। फिर उसके बाद वैल्यूज़ जो है उनकी वैल्यू कम हो जाती है, जो भी सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, और वेरिंग आउटकम्स है, और फॉर्मल सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया गया है। देन यू कैन मेंशन दिस वे फॉरवर्ड, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो मेंस का 2026 में आने के चांसेस है, क्योंकि एक तो ये PIB में मेंशन किया गया है, हमने देखा प्रीलिम्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लस इसके नोट्स जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर करके, आप वहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।